Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th biology chapter 9 biomolecules. I am start with the topic that is biomolecules and topic is proteins. Students, प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है एमिनो एसिड्स, यानी कि जितनी भी एमिनो एसिड्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो प्रेजेंट होते हैं वो हैं 20 एमिनो एसिड्स, यानी कि यही एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ रीअरेंज होकर बॉन्ड बनाएंगे और तब जाकर अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं एक एमिनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो उसमें एक मेन कार्बन होता है, उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए, जो कि अगर ये यहाँ पर 4 बॉन्ड जो बन रहे हैं तो किसी भी एमिनो एसिड्स के अंदर एक अल्फ़ा कार्बन होगा जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है, एक एमिनो ग्रुप से जुड़ा होता है। साथ में इसका एक 4th बॉन्ड भी होता है जो कि वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पर इसे हम R से डिनोट करते हैं। वेरिएबल ग्रुप को वेरिएबल ग्रुप क्यों कहा जाता है? वेरिएबल ग्रुप का मीनिंग क्या है? मीन्स कि ये सभी एमिनो एसिड्स के अंदर वरी कर सकता है, यानी कि मैं सिंप्लेक्स एमिनो एसिड्स के बारे में बात करूं जो कि ग्लाइसिन है, ये एक सिंप्लेक्स एमिनो एसिड्स है और एमिनो एसिड है, और ग्लाइसिन के अंदर जो ये वेरिएबल ग्रुप है मीन्स R है, इट इज़ द रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। इट मीन्स ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें R ग्रुप की जगह पर भी एक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है। ओके, अगर किसी भी एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो कि इसकी फॉर्म है वो क्या कहलाती है। अगर किसी भी आपको एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई देते हैं तो ये जो फॉर्म बनती है ये फॉर्म कहलाती है ज़्विटरलाइन फॉर्म, मतलब ज़्विटर आयोनिक फॉर्म। ओके, तो जो इसमें जो आपको सेंटर में जो दिखाई दे रहा है बी वाला जो है फॉर्म, वो फॉर्म कहलाएगी आपकी ज़्विटर आयोनिक फॉर्म, राइट। देखिए, किसी भी एमिनो एसिड्स को जब सबसे पहले जिसका सबसे पहला जो रीजन होता है, सबसे पहला जो ग्रुप है वो एमिनो ग्रुप है। फिर लास्ट में अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है तो उसमें तो सबसे पहला जो पड़ेगा वो एमिनो एसिड दिखेगा, है ना, एमिनो एसिड से, यानी कि एन टर्मिनल। ओके, और लास्ट वाला एमिनो एसिड्स क्या होगा? सी टर्मिनल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी तो जो फर्स्ट एमिनो एसिड्स है उसे डिनोट करता है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे डिनोट करते हैं एन टर्मिनल एमिनो एसिड से, और जो लास्ट एमिनो एसिड्स है उसे हम डिनोट करते हैं सी टर्मिनल एमिनो एसिड से। ओके, जो आपस में जुड़ते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आपस में जुड़ते हैं और ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? देखिए, ये जो एमिनो एसिड्स है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप भी, मतलब वेरिएबल ग्रुप की रेस्पेक्ट में हम इसे ले रहे हैं। देखिए, अगर NH2 यानी कि एक एमिनो ग्रुप है, इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन का एक एटम को और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स यानी कि H2 रिमूव हो जाएगा, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो बेसिकली 2 एमिनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के समय वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरीके से, इसलिए इसी तरीके से बनेगा, इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मीन्स पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसमें, इसे हमने पॉलीपेप्टाइड, इसलिए हम इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, कभी भी किसी में
सारे एमिनो एसिड्स एक जैसे नहीं होते हैं। मीन्स प्रोटीन इज़ नेवर अ होमोपॉलीमर, ये हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है, जैसे कि ABCDEN है ना, हो सकता है BDCN, इस तरह से ऐसे जुड़ो, ऐसे भी मतलब आ जाए तो मीन्स ये प्रोटीन्स एक ही तरीके के एमिनो एसिड से मिलकर नहीं बना होता है, ये हेट्रोपॉलीमर होगा। ठीक है, देखिए अबाउट 20 टाइप्स ऑफ की जो एमिनो एसिड्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं, इनमें से कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक भी होंगे। जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हैं, तो इसे कैसे पता चलेगा कि उनके चार्ज, कैसे पता चलेगा हमको ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? अरे भाई, उनके चार्ज के बेसिस पर। एसिडिक कैसे होते हैं? ये नेगेटिव चार्ज होंगे ज़्यादा अमाउंट में, मतलब नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अमाउंट में कैरी करते हैं। बेसिक ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं होता है ना। जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। आपको मतलब ये याद रखना है, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड में भी है आपके। क्योंकि जब DNA रैप करता है, DNA की जब पैकेजिंग होती है, तो किसी भी प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेसिक एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है ये, इसीलिए। देखिए बहुत सारे एमिनो एसिड्स एटमॉस्फेयर में, इन्हीं एमिनो एसिड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किया गया है। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स कैसे होते हैं? कांट बी सिंथेसाइज्ड। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में बनते हैं। जो एसेंशियल होते हैं वो मतलब जो वो क्या होता है, डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं हम, है ना। इनके फंक्शंस भी सामने हैं ये, जैसे कैलोजन का क्या, प्रोटीन का क्या फंक्शन है? ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं, इंसुलिन हार्मोन्स की तरह फंक्शंस करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ मतलब इन्फेक्शंस को रोकने का काम करते हैं। रिसेप्टर्स ये रिसीव करते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, हार्मोन्स एट्सेट्रा। ब्लड फ्लो enables glucose transport into cells. Now I am talking about structure of proteins. ये आप जो सामने देख रहे हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड्स का, यानी कि प्रोटीन का। ये इसका एन टर्मिनल है, आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, ये एन टर्मिनल होता है। एंड लास्ट में जो होता है वो क्या है? सी टर्मिनल है। आपको याद होगा किसी भी सेल्स के अंदर जो कि यूकैरियोटिक है, उसमें क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, मीन्स DNA होगा, DNA से RNA की फॉर्मेशन होगी, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसके अंदर होती है ये सब न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उनका फंक्शन होता है क्या? उनका फंक्शन होता है ट्रांसलेशन, मीन्स प्रोटीन की फॉर्मेशन। प्रोटीन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो ये जो DNA न्यूक्लियस के अंदर बना है या ट्रांसक्रिप्शन के रिज़ल्ट में अब ये बाहर आएगा। जब वो बाहर जाएगा तो राइबोसोम्स के साथ जुड़ेगा, और राइबोसोम्स कंडक्ट करवाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। तो जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोटीन जो बनता है, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ अ लीनियर चेन। यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ABCDEFGH एट्सेट्रा। ये जो प्राइमरी लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये बहुत सारे वॉल्यूम, ये क्या करता है? बहुत सारा वॉल्यूम कवर करता है हमारे सेल्स का। हमारे सेल्स की बहुत सारी वॉल्यूम को कवर कर लेता है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है इन प्रोटीन्स को मॉडिफाइड किया जाए, मीन्स पैकेजिंग की जाए। RER में जिस प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है वो प्रोटीन गोल्जी में जाकर मॉडिफाई होगा।
तो क्या होगा, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अब नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, जिसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें आप देखेंगे कि हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी। देखिए, ये याद रखिएगा कि प्रोटीन के केस में ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिकल की फॉर्मेशन होती है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे एमिनो एसिड्स राइट हैंडेड हेलिकल की अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद आती है टर्शरी स्ट्रक्चर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर आता है उसमें क्या होता है, इसमें एक वूलन बॉल की तरह ये जो आपने प्रोटीन की एक लाइन देखी है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है ना। इसका एग्जांपल है एंजाइम। ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड टर्शरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, वो क्या है, क्वाटरनरी। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो दो प्रोटीन चेंज हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी और मेन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इसका हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, दो अल्फ़ा चेंज होगी और दो बीटा चेंज होंगी। इनमें ये क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइन करती हैं और जुड़कर बनाती हैं एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स, आपने बेसिकली देखा होगा कि प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेयर ग्रोथ के लिए ले सकते हैं, स्किन की ग्रोथ में आपके कैरोटीन प्रोटीन्स के बारे में सुना है आप लोगों ने, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कोलेजन फाइबर्स जो कि हमारी स्किन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, राइट। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज़ कराने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।